जय हिंद। चलिए हम देखते हैं बैटरी के तीसरे सीरीज में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सीरीज 1 और सीरीज 2 का एमसीक्यूज देखा था। अब ये तीसरा सीरीज है। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या प्रभाव आएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि लेड एसिड सेल के जब चार्जिंग की कंडीशन में होती है तो चार्जिंग की कंडीशन में जो धनात्मक प्लेट होता है वो PbO2 का बन जाता है। ठीक, तो इसमें हमारा स्पंजी लेड ये नेगेटिव सेल बन जाता है, ये नेगेटिव सेल होता है। और इसमें हमारा लेड पर ऑक्साइड, ये सेकंड ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा जो PbO2 है। बाकी ऑप्शनों को देखें तो सी है लेड सल्फेट। ये जब प्लेटें डिस्चार्ज होती हैं उस कंडीशन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बनती हैं और लेड सल्फेट प्लस वाटर ये रिएक्शन को बता रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जो लेड पर ऑक्साइड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो हम जानते हैं कि जब बैटरी को चार्ज की कंडीशन में लगाया जाता है तो उसमें गैसें निकलती हैं, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो ये गैसें कभी भी आग की या दुर्घटना की शिकार हो सकती हैं। इसलिए हमें जो हम चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग वेंटिलेशन वाले स्थान पर होना चाहिए और वहाँ पर कोई चिंगारी या लौ नहीं पहुँचना चाहिए। इसलिए गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने के लिए बैटरी में भी प्लग लगे हुए होते हैं जिन्हें वेंट प्लग कहते हैं। तो वो खुला रखा जाता है ताकि गैसें वो बाहर निकलती रहें और उनका वेंटिलेशन होता रहे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा कि गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला रखा जाता है। बाकी ऑप्शन को भी हम थोड़ा निगाह दें तो इसमें बी ऑप्शन कह रहा है कि ऑक्सीजन को अंदर जाने हेतु। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो निकालने के लिए हम वेंट प्लग का सहारा लेते हैं, इसलिए ये नहीं है। फिर सी ऑप्शन कह रहा है टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत माने इलेक्ट्रोलाइट को चेक करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट को चेक करने के लिए हमको चार्जिंग की कंडीशन में खुले रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम कभी भी एक बार खोल करके चेक कर सकते हैं अपने इस हाइड्रोमीटर के माध्यम से। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्लेट का रंग बदलना जांचने हेतु। ये भी गलत है। अगर प्लेट की रंग को हमको चेक ही करना हो तो हम किसी एक क्षण में खोल करके देख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा कि गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु हम चार्जिंग की कंडीशन में वेंट प्लग को खुला छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। अर्थात वह कौन सी विधि है जिसमें बैटरी को लो रेट करंट पे लंबे समय तक के लिए चार्जिंग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि लंबे समय तक कम रेट पे चार्जिंग करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब कोई बैटरी यूज में न लिया जा रहा हो तो तब हम उस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग पे लगा देते हैं। लगभग उसकी चार्जिंग रेट के 2 या 3% के रेट से हम चार्ज में लगा देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रिकल चार्जिंग मेथड, जो कि एक विशेष प्रकार का चार्जिंग मेथड होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे, यहाँ पर मिस्टेक है, कैसे दूर किया जाता है। हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। अर्थात
लेड एसिड सेल में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे दूर किया जाता है। तो हमने देखा था कि हार्ड सल्फेशन को दूर करने के लिए हमें हमें बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक रिचार्जिंग करना होता है। अर्थात चार्ज से थोड़ा अधिक अगर हम चार्ज कर दें तो वो हार्ड सल्फेशन दूर हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, नए विद्युत अपघट्य से बदलकर, नहीं ये नहीं होगा। सेकंड नंबर, नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, ये भी नहीं होगा। बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, अर्थात रिचार्ज करके बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक, पुनः कम समय तक नहीं, लंबे समय तक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जो सल्फेशन को दूर कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी हम जानते हैं कि ये मरकरी सेल का ही एक सुधरा हुआ रूप होता है। इसमें हमारा जिंक कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और सिल्वर ऑक्साइड पॉजिटिव के रूप में, यानी कि एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक यानी जस्ता। बाकी ऑप्शनों में देख लें तो ये कॉपर इसमें यूज होता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। कार्बन का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होगा। ये ड्राई सेल में इस्तेमाल होता है, ये डेनियल में इस्तेमाल होता है। तांबा और सिल्वर ऑक्साइड तो अभी हमने देखा कि ये एनोड की भांति सिल्वर ऑक्साइड में काम करता है, तो ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट चांदी का सिल्वर का बताना है। तो सिल्वर का चांदी तुल्यांक 1.118 मिलीग्राम होता है प्रति गुलाम। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1.1182, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में है कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया, अर्थात डिस्चार्जिंग की रासायनिक क्रिया के दौरान निगेटिव प्लेट पर क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि डिस्चार्जिंग के पश्चात दोनों ही प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं, अर्थात PbSO4 की बन जाती हैं। तो इसमें हमको निगेटिव प्लेट बताना है, तो इसमें निगेटिव प्लेट हो या पॉजिटिव प्लेट, जब दोनों ही PbSO4 की बन जाती हैं तो इसमें PbSO4 लेड सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल में विभाजक अर्थात सेपरेटर का क्या उद्देश्य होता है। तो हमने सेपरेटर देखा था कि पॉजिटिव और निगेटिव प्लेटों के मध्य में एक सेपरेटर लगाया जाता है जो कि एक दूसरे से शॉर्ट होने से बचाता है। तो इसमें हमारा विद्युत ए है, विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना, नहीं ये नहीं होगा। ऋणात्मक एवं धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, ये भी नहीं होगा। और सी है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पत्थन अर्थात शॉर्ट सर्किट से रोकना, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। और धनात्मक एवं निगेटिव प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है कि जो धनात्मक एवं निगेटिव प्लेट के मध्य शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। अगला है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सबको पता है कि हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। ये एक इन्वर्टर परिपथ है, इसके बारे में पूछ रहा है ये कौन सा इन्वर्टर परिपथ है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें ये SCR का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे हम SCR यूज्ड इन्वर्टर परिपथ कहेंगे।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि लेड एसिड सेल में जो बकलिंग दोष होता है, इसमें प्लेट और इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जो कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ये सही है, जो बकलिंग के दोष का मुख्य कारण ये है। बाकी अन्य ऑप्शन बी विद्युत अपघट्य की शक्ति का कम हो जाना, ये नहीं होगा। इलेक्ट्रोड के मध्य शॉर्ट सर्किट, ये नहीं होगा। ये सल्फेशन के कारण प्लेटों के झड़ने के वजह से जो एक्टिव मटेरियल नीचे जम जाते हैं, उनके कारण प्लेटों में शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि होने से शॉर्ट सर्किट रुकता है, ठीक, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि परिपथ का कुल आउटपुट वोल्टेज क्या है, निर्गत यानी आउटपुट वोल्टेज क्या है। इस परिपथ में हम ये देख रहे हैं कि ये जो 3 सेल हैं, प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट का है और तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें ये देख रहे हैं कि बाकी ये जो सेल है प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ये 2 सेल एक क्रम में है, बाकी ये जो सेल है विपरीत क्रम में है। अतः हम ये देखते हैं कि जब इनको सीरीज में जोड़ेंगे तीनों सेलों को, तो ये 1.5, लेकिन इस सेल का क्रम उल्टा आएगा, अर्थात -1.5, और इस क्रम का सीधा है तो +1.5। तो ये हो जाएगा -1.5 + 1.5 खत्म, ये हो जाएगा टोटल पुनः 1.5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। यानी कि ड्राई सेल में हमको एनोड बताना है। हम जानते हैं ड्राई सेल में जो एनोड होता है वो बीच का कार्बन या ग्रेफाइट का छड़ होता है, वो पॉजिटिव का काम करता है, तो ये हमारा पॉजिटिव। और बाकी ये जो बॉडी होती है उसका जो आधान पात्र में होता है उसे हम माइनस का अर्थात कैथोड का काम लेते हैं, तो जो कि जिंक का बना होता है। तो यहाँ पे कार्बन एनोड का काम करता है, तो इसमें धनात्मक शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड हमारा कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या प्रभाव होगा। अर्थात अगर हम लोड बढ़ाएं तो सेल के सिरों के जो वोल्टेज होंगे उसमें क्या मान आएंगे, बदलाव क्या होंगे, घटेंगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर लोड जब बढ़े, अगर लोड किसी बैटरी के ऊपर लोड बढ़े, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा तो यहाँ पर वोल्टापात ज़्यादा होगा और यहाँ इसके आउटपुट वोल्टेज में गिरावट आएगी। अर्थात भार बढ़ने से उसमें उसकी सिरों के वोल्टेज, जो वोल्टेज है, इसमें गिरावट आएगी। अर्थात मान के चलिए जैसे हम बैटरी से वर्क ले रहे हैं और उस पर चार बल्ब मैंने जलाने के बजाय हम 8 इस्तेमाल करें, 10 इस्तेमाल करें, तो जाहिर सी बात है कि बैटरी की वोल्टता गिरती चली जाएगी, ठीक, अर्थात जल्दी ही डिस्चार्ज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया यानी कि लोकल एक्शन दोष को कैसे दूर किया जाता है। हमने पढ़ा था जो प्राइमरी सेल में 2 सेल होते हैं, एक लोकल एक्शन और एक पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को दूर करने के लिए हम लोग एक डीपोलराइजर का इस्तेमाल करते थे, और लोकल एक्शन को दूर करने के लिए हम उसमें अमलगम का माने कि पारे के घोल का इस्तेमाल करते थे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सेलों के श्रेणी में संयोजित करके, ये गलत है। और विध्रुवक रंजक का उपयोग करके इससे पोलराइजेशन की दोष को दूर किया जाता है, तो ये गलत है। बाई कनेक्टिंग सेल इन पैरेलल,
माने सेलों को पैरेलल में जोड़ करके नहीं, पैरेलल में जोड़ करके हम करंट की वृद्धि करते हैं और श्रेणी में जोड़ करके वोल्टेज की वृद्धि करते हैं। स्थानीय दोष इससे दूर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जस्ता प्लेट का अमलगम, अर्थात जिंक के घोल का प्रयोग करके, माने जस्ता प्लेट पर हम अमलगम प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि कह रहा है कि m इजिकल टू जेड आई टी, एम इजिकल टू जेड आई टी सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है। तो हम जानते हैं कि जेड को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो यह इलेक्ट्रोलाइट का ECE, शॉर्टकट में ECE बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक चांदी के अपेक्षा कम होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि 1.1182 ग्राम में तो होता ही नहीं है। जो ग्राम में होंगे उनको हम ऐसे ही काट देंगे, क्योंकि मिलीग्राम में ही ECE हमारा आता है। तो ये ग्राम वाले दो कैंसिल हो गए। सी में देखें ये 1.1182 ये सिल्वर का होता है, अर्थात चांदी का। ठीक, ये चांदी का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा, 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम। यहाँ अगले में पूछ रहा है कि सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है, अर्थात इसमें बकलिंग दोष का कारण बताना है। तो हम जानते हैं कि बकलिंग दोष तभी उत्पन्न होता है जब किसी बैटरी को ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हमारा है कि अति आवेशन या अति निरावेशन, अर्थात ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग। इसीलिए बैटरी को एक निश्चित वोल्टता 1.8 से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए और बैटरी 1.21 वोल्ट से ऊपर चार्ज नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विच apparatus is used to check the charging condition of voltage in battery, अर्थात बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है बैटरी में, अर्थात बैटरी में अर्थात प्लेटों की वोल्टेज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए ये किस उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हाई रेट डिस्चार्जिंग टेस्टर होता है उसके द्वारा हम प्लेटों की माने बैटरी के अंदर की स्थिति का पता लगाते हैं, उसकी वोल्टता का। तो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से HRD टेस्टर जिसे शॉर्ट पे कहते हैं उससे हम पता करते हैं। बाकी हम देखें यहाँ पे तो वोल्टमीटर बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज को चेक करने के लिए हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीटर का भी हम बाहरी टर्मिनल का ही इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोमीटर जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन को बताता है, यानी कि उनकी अपेक्षित घनत्व को मेजर करता है ये। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये वोल्टमीटर भी नहीं होगा, मल्टीमीटर भी नहीं होगा और हाइड्रोमीटर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो हम जानते हैं कि जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कैथोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इसलिए एनोड सही ऑप्शन बी होगा, जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन खो रहा होता है। आशा है कि सेशन आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके भी पास कोई ऐसा प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में आप दे सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन दिया जाए और उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।